नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन इंडियन नेशनल फ्लैग द चक्रा यानी सर्किल डिनोट्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस, न्याय का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो गतिशीलता के साथ साथ न्याय का भी प्रतीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जीरो बेस्ड बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट? निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो यूएसए, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। और यह भी आपको जानना ज़रूरी है कि शून्य आधारित बजट तकनीकी बजट की एक नई तकनीक है। इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में किया गया था अमेरिका में, और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। और हमारे देश में भी राजीव गांधी ने शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किया था। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ्लोइंग टूवर्ड्स इंडिया आर जनरेटेड इन, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन, सी से। देखते हैं चौथा प्रश्न। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ एशिया इज, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए आटाकामा, बी कोलोराडो, सी कालाहारी, डी थार। तो चूंकि दक्षिण एशिया का पूछा हुआ तो आप बता ही सकते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थार। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए जायरे, बी नाइजर, सी नाइल और डी अमेजॉन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे, जिसको कांगो भी कहते हैं। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी मेघालय और डी सिक्किम। तो द करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन ऑगस्ट 1942? 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई यानी बॉम्बे से। और यह भी जान लें कि जहाँ से हुआ था वो नाम था ग्वालियर टैंक मैदान। 8वां प्रश्न आपके सामने। द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1938 वाज प्रेसिडाइटेड ओवर बाय, यानी वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। 9वां प्रश्न आपके सामने। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वर द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? यानी 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हैरिस, ऑप्शन नंबर सी। टेंथ नंबर 10वां प्रश्न। हु आर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द स्टेटिस्टिकल डेटा ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी रमेश चंद्र दत्ता, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू विद द ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। यह भी आपको याद रखना जरूरी है कि 1868 में जो प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने, और जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान प्रस्तुत किया था उनका नाम था VKRB राव। 11वां प्रश्न आपके सामने।
सक्सेसर ऑफ शेर शाहवाद, यानी शेर शाह का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन ए शुजात खां, बी इस्लाम शाह, सी फिरोज शाह और डी मोहम्मद शाह आदिल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्लाम शाह। 12वां प्रश्न आपके सामने, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13 बिफोर यू, इंडस सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, यानी प्री हिस्टोरिक एज से, प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक युग से, हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक युग से, पोस्ट हिस्टोरिक एज यानी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आद्य ऐतिहासिक युग, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रोटो हिस्टोरिक एज से। यह भी जान लें कि आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एज वो होता है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो होते हैं लेकिन उनको वह अपठ्य होते हैं, दुर्बोध होते हैं, यानी उससे हम कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। और ऐतिहासिक काल वो होता है जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 इज बिफोर यू, सराय नाहर राय एंड महदहा आर एसोसिएटेड विथ, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। ऑप्शन ए न्यूलिथिक एज कल्चर ऑफ विंध्य रीजन, बी आपका मेसोलिथिक एज कल्चर ऑफ विंध्यन रीजन और सी है मेसोलिथिक एज कल्चर ऑफ गंगा वैली और डी न्यूलिथिक एज कल्चर ऑफ गंगा वैली। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मेसोलिथिक एज कल्चर ऑफ गंगा वैली। तो यह भी जान लें कि यह है कहाँ पे, तो सराय नहर और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है और सराय नहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और महदहा नामक पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है। और यह भी जान लें कि इसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन परगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मनी बिल आर्टिकल 110, बी प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स आर्टिकल 356, सी जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 243 और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक ही मिसमैच्ड हुआ है तो वो है ऑप्शन नंबर सी जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 243, यानी न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 नहीं है। अनुच्छेद जो 243 है वो पंचायतों से संबंधित है। 16वां प्रश्न आपके सामने, मित्रों थोड़ा ये मौसमी जुकाम बुखार होने की वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम है तो इसको माइंड मत करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 बिफोर यू, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली, यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल, यानी किन परिस्थितियों में। तो ऑप्शन ए कह रहा है बाय डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा, बी बाय द एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, सी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान में संशोधन द्वारा, डी बाय जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाय डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज बिफोर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू रेफरेंस टू फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि टैक्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति में कर और व्यय नीति को सम्मिलित करता है। बी फिस्कल पॉलिसी
इज एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है। सी, फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, यानी राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। डी, फिजिकल पॉलिसी कीप्स द एक्सचेंज रेट स्टेबल, यानी राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। तो काफ़ी जटिल क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल पॉलिसी कीप्स द एक्सचेंज रेट स्टेबल, यानी राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। ये कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन इंडिया मनी एंड क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय द, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर आपको पता ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। द क्वेश्चन नंबर 19 बिफोर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज स्टॉक मार्केट, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए, फेमा, बी, सेबी, सी, MRTP एक्ट, और डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से सेबी का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैक्सिमम वेट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ऑप्शन ए, बोन्स, अस्थियों का, बी, बॉडी ऑर्गन्स यानी शारीरिक अंगों का, सी, स्किन, मसल्स एंड ऑर्गन, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, डी, वाटर यानी जल का। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वाटर यानी जल का। आपको पता ही है कि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग में जल पाया जाता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द स्टडी इन्वॉल्व्ड इन हर्पेटोलॉजी अबाउट, यानी हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, करा सरीसृपों का यानी रेप्टाइल्स का, बी, एम्फीबियंस यानी उभयचरों का, सी, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस यानी सरीसृपों और उभयचरों का, बी, ऑफ बर्ड्स पक्षियों का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस यानी सरीसृपों और उभयचरों दोनों का। क्वेश्चन नंबर 22 बिफोर यू, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, यानी रमन इफेक्ट्स डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू। ऑप्शन ए, ओनली फ्लूइड्स यानी द्रवों में, बी, ओनली प्रिज्म यानी केवल प्रिज्मों के, सी, ओनली डायमंड्स यानी केवल हीरों के, डी, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी सभी पारदर्शी माध्यम के। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ओनली प्रिज्म, केवल प्रिज्मों में। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, बी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, सी, सोलार एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, डी, रेडियंट एनर्जी यानी विकिरण ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शोध का प्रचार नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा सहसंबंधात्मक शोध, बी, तुलनात्मक शोध, सी, सर्वेक्षणात्मक शोध, डी, प्रायोगिक शोध। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रायोगिक शोध, यानी वर्णनात्मक शोध का हिस्सा नहीं होता है कौन सा, प्रायोगिक शोध। सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक और सर्वेक्षणात्मक शोध वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा कि शोध मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए, मध्यमान,
बी बहुलांक, सी मध्यांक, डी प्रमाणिक विचलन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणिक विचलन नहीं है, बाकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपका मध्यमान, बहुलांक और मध्यांक होता है। 26 नंबर प्रश्न, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, भारत के सभी राज्यों में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में, यानी गारंटीड रोजगार योजना 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई थी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मित्रों अभी नहीं डाले जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा थोड़ी क्लियर हो जाती है कि डेट कब पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से करंट के क्वेश्चंस को लिखा जाता। अभी आप ऐसे जनरल तैयारी करते रहें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्लास CLASS क्या है? विद्यालय में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, बी विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, सी विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, डी विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षर एवं विद्यार्थी। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, जिसका पूरा नाम क्लास का होता क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए कह रहा प्रोलॉग, बी फोर्ट्रॉन, सी और डी कोबाल। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोलॉग, यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। और इसका विकास फ्रांस में 1933 में हुआ था, और इसमें समस्याओं का समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धि या तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सूची नंबर 1 व सूची नंबर 2 के आधार पर सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है इनपुट डिवाइस, उसके सामने चार्ल्स बैबेज है, डी MS-DOS, उसके सामने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, उसके सामने प्रिंटर है, और डी कंप्यूटर का जनक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप मिलान कर सकते हैं, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनपुट डिवाइस क्या है आपका। क्वेश्चन में तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, जहाँ पे प्रिंटर लिखा हुआ है वहाँ पे होना चाहिए था माउस। तो सी के सामने कंप्यूटर का मस्तिष्क जहाँ पे लिखा, उसके सामने प्रिंटर की जगह माउस है, ये प्रिंटर नहीं है। तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा आपका माउस, और बी MS-DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का मस्तिष्क बहुत ही आसान क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, और कंप्यूटर का जनक पता ही आपको चार्ल्स बैबेज। तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, यानी कहाँ की जैव पारिस्थितिकी सबसे उच्च स्तर पर है? ऑप्शन ए करा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, बी ध्रुवीय क्षेत्रों में, सी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और डी महासागरों में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो इक्वेटर के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर होता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा उच्च तापमान भी यहीं पे पाया जाता है। तो जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी, सबसे अधिक उच्च तापमान पाया जाएगा, वहीं पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।